Okay, Assalamu alaikum. Let's get started with our fifth lecture today. I hope कि everyone can listen to me. मेरी आवाज़ सबको आ रही है और I hope कि you guys can see my screen as well. तो आज हम जो गूगल क्लासरूम का जो अपना वाइट बोर्ड है जिसको ये लोग जैम कहते हैं, तो आज हम वो ट्राई कर रहे हैं. So let's get started. In case you guys cannot hear me, तो प्लीज़ रीजॉइन. और आज हम एक डिफरेंट गूगल मीट लिंक से जो है वो बातचीत कर रहे हैं. जो गूगल क्लासरूम पे जो हमने लिंक शेयर किया था, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसकी वजह से मेरे रिकॉर्डिंग्स जो हैं उससे मसला आ रहा था. तो अब ये जो गूगल मीट का जो इनविटेशन लिंक है, तो दैट हैज़ बीन जनरेटेड एंड इट हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय माय पीएचडी स्टूडेंट जो आपके टीए हैं. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम इसी तरह से जो आपकी गूगल कैलेंडर पे जो मीट का लिंक होगा, तो उसके ज़रिए हम बातचीत करेंगे. तो इफ़ यू गाइस नो द अदर स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट्स हैं जो पुराने मीट लिंक पे वेट कर रहे हैं, तो लेट देम नो कि आज हम नए मीट लिंक पे बात कर रहे हैं सो दैट दे कैन जॉइन अस हियर. तो गूगल क्लासरूम में जो पुराना लिंक है, तो दैट इज़ नॉट एक्टिव एनी मोर. हम उसको यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू में मेरे ख्याल में कुछ अनाउंसमेंट्स एज यूजुअल. एक तो ये है कि आपका जो पहला होमवर्क है, तो वी विल पोस्ट इट बाय द एंड ऑफ द डे टुडे. आज किसी वक्त हम उसको पोस्ट कर देंगे और यू गाइस कैन गो थ्रू इट टुनाइट एंड टुमारो. और फिर थर्सडे वाले दिन व्हेन वी विल असेंबल अगेन फॉर आवर लेक्चर, तो थर्सडे वाले दिन आप लोग जो है यू कैन आस्क क्वेश्चंस. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग योर होमवर्क 1, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं थर्सडे के दिन. ओके, तो होमवर्क 1 पोस्ट करेंगे हम लोग आज. और जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, इट्स रिगार्डिंग ट्यूटोरियल. तो योर टीए विल सून अनाउंस द डेट एंड टाइम फॉर द ट्यूटोरियल सेशन. और मेरे ख्याल में उसमें यह है कि क्योंकि पहली दफ़ा ट्यूटोरियल सेशन हो रहा है, तो आई थिंक ही एंड आई बोथ ऑफ अस विल सीक योर ओपिनियन कि कौन सी स्लॉट्स हैं जो आप लोगों के लिए फिजिबल हैं. तो ऑफ कोर्स यानी कि हम लोग आपके टाइम टेबल को देख सकते हैं और उसमें जो जिन स्लॉट्स में आप लोग ऑक्यूपाइड हैं उसके अलावा कोई स्लॉट हम लोग सजेस्ट करेंगे. लेकिन डेफिनेटली आप लोग भी अपनी इनपुट दे सकते हैं. तो you can write your input in the comments and then the TA will take a look कि कौन सी ऐसे स्लॉट्स हैं जो आपके लिए फीजेबल हैं, या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी ऐसे स्लॉट्स हैं जो बिल्कुल फीजेबल नहीं है. तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसी स्लॉट हमें मिल जाए जो कि जो आप कह लें कि थ्रू आउट द सेमेस्टर ट्यूटोरियल सेशन के लिए इस्तेमाल हो सके. यानी कि DSP के ट्यूटोरियल सेशन के लिए हमें एक फिक्स्ड स्लॉट चाहिए and we need your input regarding that. And once we finalize that slot, we will use that time slot for the tutorial session of the DSP. उसमें यही होगा कि the TA will create and manage the meet link for online discussion sessions. ठीक है, तो उसमें आप अपनी queries और concern लेके आ सकते हैं. जैसे पहला जो ट्यूटोरियल सेशन है, इट इज एक्सपेक्टेड दिस वीक और द कमिंग वीक, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितनी जल्दी जो है स्लॉट फाइनलाइज करते हैं. और जो पहला ट्यूटोरियल है उसका जो स्कोप है, इट इज ऑल द कंटेंट व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार, जिसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में कुछ बात थी और फिर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने कुछ बात की है. और फिर आगे हमने अपनी जो डिस्कशन है वो LTS सिस्टम्स पे फोकस किया है, जिसमें हमने कन्वोल्यूशन की बात की है. तो आज हम मजीद LTS सिस्टम से मुताल्लिक़ कुछ डिस्कशंस करेंगे. तो फर्स्ट ट्यूटोरियल सेशन विल बी अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स. तो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन है उसका स्कोप हमने पहले से प्री डिसाइडेड रखा हुआ है. सेकंड ट्यूटोरियल सेशन विल बी अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स. यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, तो बेसिकली हम DTFT की बात कर रहे होंगे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो सेकंड ट्यूटोरियल सेशन विल बी अबाउट DTFT. वो इसलिए कि आई विल नॉट बी कवरिंग द DTFT ऑफिशियली इन माय लेक्चर्स. वो इसलिए कि आई एज्यूम दैट यू गाइस हैव कवर्ड इट ड्यूरिंग योर सिग्नल्स क्लास. तो जिसकी वजह से आई विल बी मूविंग टू Z ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर होपफुली. तो थर्सडे वाले दिन से होपफुली हम Z ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट्स सी हाउ टुडेज लेक्चर गोज.
हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें सस्टेबल दिन करनी पड़े एज अ कवर अप, फिर हम अपने जो नेक्स्ट प्लान टॉपिक है जी ट्रांसफॉर्म उस पर वापस आएंगे। जस्ट इन केस के अगर आप लोगों ने DTFT डिटेल से नहीं देखा है सिग्नल्स की क्लास में, तो डू लेट मी नो, देन आई विल सी के व्हाट कैन आई डू इन दैट रिगार्ड। तो जो आपके कमेंट्स पर हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, एंड मी एंड द TA विल टेक अ लुक, जो भी आप लोगों की इनपुट होगी, एंड डेफिनेटली विल टेक इट इनटू अकाउंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले लेक्चर में हम लोग we were talking about some leftover properties of the systems। तो हमने कहा था कि discrete time systems जो हैं they could have one or more properties. For example, they could be memory full or memory less, they could be causal or non-causal, they could be stable or unstable, they could be linear or non-linear, or they could be time varying or time invariant। तो सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज हमने रैप अप की थी। उसके बाद व्हाट एल्स डिड वी डू इन द प्रीवियस लेक्चर? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एम्फसाइज किया था ऑन कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो स्पेसिफिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए हमने कन्वोल्यूशन जो है वो करना, थोड़ा सा हमने उसको रिवाइव किया था, थोड़ा सा यानी अपनी मेमोरीज को हमने ब्रश अप किया था। आई एज्यूम कि आप लोग कन्वोल्यूशन जो है वो डिटेल में कर चुके हुए हैं सिग्नल्स की क्लास में, तो इसलिए हमने उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। We just refreshed our memories on how to do discrete time convolution। तो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन या इस तरह की कोई भी और चीज़ है, यानी कि wherever you need more help, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, या you guys can get in touch with the TA। आप लोग हमें हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और हम इन पर्सन डिस्कशंस कर सकते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक्स यू हैव लर्न सो फार। ठीक है, तो लेट्स कीप मूविंग। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज फोकस्ड ऑन LTS सिस्टम्स अगेन। तो हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स पे फिर दोबारा से बात कर रहे हैं, और आज हम क्या करेंगे, हम LTS सिस्टम्स की कुछ मजीद स्पेशल जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये सब कुछ यानी कि जो कुछ भी हो रहा है तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो वी आर काइंड ऑफ डेवलपिंग अ वोकैबुलरी। हम लोग एक वोकैबुलरी या एक डिक्शनरी बिल्ड कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो DSP से रिलेटेड जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम ग्रेजुअली ऐड करते जा रहे हैं, सो दैट के whenever you encounter a real life problem later in your stage, तो आपकी वोकैबुलरी में, आपके टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स मौजूद हों जिसके ज़रिए आप जो है वो क्विक असेसमेंट कर सकें और एक आप कह लें कि इनिशियल जजमेंट दे सकें जो भी आपके सामने प्रॉब्लम होगा। ओके, तो let me go through the textbook। तो I hope के you guys can see the textbook। 2.4 सेक्शन की हम बात करेंगे आज। That is about properties of linear time invariant systems। तो अब इसमें अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मे बी आई शुड फर्स्ट राइट देम ऑन द वाइट बोर्ड हियर। सी तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है तो दैट इज कम्यूटेटिविटी। Okay, so it's still not very quick and efficient, but we have to live with it। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? हम कह रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट है फॉर एन LTS सिस्टम, इट इज एक्चुअली द कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट विद समथिंग कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये जो स्टार मैंने बनाया तो दैट रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। और बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिविटी हम कह रहे हैं कि इट्स द सेम थिंग, चाहे आप h जो है उसको कन्वॉल्व करें विद x, तो इधर वे इट्स द सेम। और अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरह से हम बनाएंगे? हम कहेंगे कि हमारे पास एक LTS सिस्टम है, उसकी इनपुट x है, उसकी आउटपुट y है, और उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज h ऑफ n। अब फिर हम एक और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बनाते हैं।
और उसमें क्या मामला है, उसमें हमारे पास जो इनपुट है दैट इज एक्चुअली एच ऑफ एन, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज एक्स ऑफ एन, और जो आउटपुट है दैट इज वाई ऑफ एन। तो हमारा क्लेम ये है कि ये जो पहला सिस्टम है और ये जो दूसरा सिस्टम है दे आर इक्विवेलेंट। हम कह रहे हैं कि 1 and 2 आर सेम तो नहीं कहना चाहिए, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट किस वजह से हुए हैं? ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हुए हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h है, उसकी इनपुट पे आप x अप्लाई करेंगे तो आपको y मिलेगा, और एक और ऐसा सिस्टम जिसकी इनपुट पे आप h अप्लाई करें जबकि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स x है, तब भी you will be getting the same output y। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी, और यानी कि इट कुड बी प्रूव्ड। ठीक है, लेकिन इफ वी गो आफ्टर प्रूविंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इट विल कंज्यूम बिट ऑफ टाइम। तो जिसकी वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है वो टेक्स्ट बुक को नेविगेट कर सकते हैं टू सी द प्रूफ। तो रफली जो वैसे जो प्रूफ है वो इसी चीज़ को, यानी कि जो डेफिनेशन है कॉन्वोल्यूशन की उसी को फॉलो कर रहा है। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है आपके पास कि आपकी इनपुट है डमी इंडेक्स पे डिफाइंड है, और आपका एच है उसमें डमी इंडेक्स है, उसका रिवर्सल है, फिर टाइम शिफ्ट है, एंड देन यू हैव योर लिमिट्स। तो यहाँ पे अगर आप एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देंगे कि लेट m इक्वल n माइनस के, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके पास जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, तो जिसके जरिए आप कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को आप जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले h n माइनस के था, तो n माइनस के को तो आपने m कह दिया, और इसी तरह से m इक्वल n माइनस के, तो k इक्वल्स n माइनस m। तो आपके पास नए जो है वो इंडिसेस आपके पास आ जाते हैं, और आपकी लिमिट जो है इट ऑल्सो you have to formulate your limit in terms of variable m। तो अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें आएंगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड देन यू कैन डू सम रीअरेंजमेंट, और इवेंचुअली आपके पास जो चीज़ आ जाएगी दैट विल बी दिस थिंग। अब ये क्या चीज़ है आपके पास? तो दैट इज एक्चुअली आपने क्या लिख लिया है, y को लिख लिया है h, और x की कॉन्वोल्यूशन की टर्म्स में लिख लिया है। तो यानी इट्स बिट इजी टू प्रूव, एंड इफ यू गाइस आर नॉट श्योर कि व्हाट हैपेंड, तो ये सब कुछ जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट द स्टेप्स। ये अभी जो मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा रहा हूँ, तो इक्वेशन 2.62 जो है उसमें इन लोगों ने वही स्टेप्स किए हुए हैं जब उन्होंने m को n माइनस के लिए सब्स्टिट्यूट किया है। तो देन इट्स अ स्मॉल डेरिवेशन एंड देन यू कैन अप्रिशिएट। तो ऑल इन ऑल यही है कि बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है आपके पास एक इनपुट x जब एक सिस्टम में से पास करे जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h है तो आउटपुट y है, और अगर इसमें आप रोल स्वैप कर दें, यानी कि जो आप पहले जो चीज़ आपकी इनपुट थी वो एक और सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स बन जाए, और जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स था इट बिकम्स द इनपुट, देन द आउटपुट रिमेन्स द सेम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, और यानी कि इसका यूज डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं देखेंगे। तो अब फर्दर जो अगली चीज़ है वो क्या है कि आप कहेंगे कि जो आपकी जो कॉन्वोल्यूशन है इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। अब एक्चुअली हम देख रहे हैं कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, और हम कह रहे हैं कि हमारे एलटीए सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो व्हाई? बिकॉज इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में काफी वजाहत की थी कि जो एलटीए सिस्टम्स हैं उनको आप सोली या आप कह लें कि टोटली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, और जिसकी वजह से फॉर एलटीए सिस्टम्स अगर आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है और आपको अपनी इनपुट पता है तो यू कैन कंप्यूट द आउटपुट। तो यानी आपको टेक्स्ट बुक में ऐसी बातें लिखी हुई आएंगी, नजर आएंगी कि फॉर एन एलटीए सिस्टम जो
इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इट कम्प्लीटली करेक्टराइजेज द सिस्टम। इसका मतलब यह है कि एलटीएस सिस्टम के केस में जब आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो तो सिस्टम के बारे में या ब्लैक बॉक्स के बारे में कोई मिस्ट्री बाकी नहीं रहती है, तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, फिर आपको हर चीज़ पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स पता चल गया है तो एलटीएस सिस्टम्स के लिए कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन होल्ड करता है, जिसकी वजह से आप इम्पल्स रिस्पॉन्स और इनपुट को कन्वॉल्व करेंगे और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। नो मैटर के कॉन्वोल्यूशन एक सिंपल ऑपरेशन है या इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, at least you have a mathematical relationship जिसके जरिए आप इनपुट के जरिए आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं। पर नॉन लीनियर सिस्टम्स या ऐसे सिस्टम्स जो कि टाइम वेरिंग सिस्टम्स हैं, उनके लिए ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये होल्ड नहीं करते, एंड देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट टू कंप्यूट द आउटपुट फॉर ईच इनपुट। तो दैट्स व्हाई वी अप्रिशिएट एलटीएस सिस्टम्स, क्योंकि उनमें आप कॉन्वोल्यूशन के जरिए जो है वो इनपुट फॉर अ गिवन इनपुट आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक्चुअली कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, विच आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ योर एलटीएस सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। तो हम कह रहे हैं कि जो कॉन्वोल्यूशन है इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, तो वो यही है कि अगर आपके पास एक इनपुट है x ऑफ n, ठीक है, और अगर ये कन्वॉल्व हो रही है विद द सम ऑफ टू इम्पल्स रिस्पॉन्सेस, तो यही चीज जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं कि आप इनपुट को सेपरेटली जो है वो कन्वॉल्व कर लें विद द टू इम्पल्स रिस्पॉन्सेस, और आखिर में जो दो कॉन्वोल्यूशंस के जो रिजल्ट्स हैं आप उनको ऐड कर लें। तो ये चीज, अब इसकी आप ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं, और वो ब्लॉक डायग्राम यही है कि आपके पास एक इनपुट है x which was passing through a system जिसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट वाज h1 of n प्लस h2 of n, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट आ रही थी y। तो आप यानी कि ये जो काम आपने किया है तो इसको आप स्प्लिट, इसको आप अल्टरनेटिवली इस तरह से कर सकते हैं कि यू पास योर इनपुट थ्रू टू सब सिस्टम या दो स्मॉलर सिस्टम्स, और आखिर में जो आपके पास इंडिविजुअल आउटपुट्स हैं यू ऐड देम। आपके पास यानी इनपुट x है और आपके पास आउटपुट y है, लेकिन ये y आपने कैसे जनरेट किया है कि पहले आपने x को h1 में से गुजारा है, x को h2 में से गुजारा है, और जो दो आपके पास इंडिविजुअल आउटपुट्स थी यू हैव एडेड देम, ठीक है, आपने उनको ऐड किया है और फिर आपके पास जो टोटल आउटपुट है वो आपने अचीव किया है। इसी तरह से मजीद क्या है, let's go to another property of convolution which is actually a property of your LTS system। तो जो convolution की properties हैं वही आपके LTS system की properties हैं। तो इसमें ये मामला है कि अभी जो पीछे जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी तो that was kind of a situation जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा सब सिस्टम्स जो थे वो पैरेलल में थे। अब जो चीज हम करने जा रहे हैं तो वो सिचुएशन है जिसमें एक से ज्यादा सब सिस्टम जो है वो सीरीज में है। आप कह रहे हैं कि आपकी अगर इनपुट जो है इफ इट इज गेटिंग कन्वॉल्व्ड विद h1, एक ऐसे सिस्टम से आपकी इनपुट कन्वॉल्व हो रही है which is actually the convolution of two subsystems itself। इस केस में you can write this thing in multiple ways। आप इसको लिख सकते हैं इनके इसकी डिफरेंट आप जो है वो ऑर्डरिंग कर सकते हैं आप, एंड ईच ऑफ द ऑर्डरिंग जो है इट मेक सेंस, एंड देन देयर आर अदर इक्वालिटीज व्हिच कुड आल्सो बी रिटन। लेकिन अब रफली यही है कि आपके पास जो इनपुट है दैट वाज बीइंग अप्लाइड टू अ सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था दैट वाज एक्चुअली द कन्वोल्यूशन ऑफ टू स्मॉलर इम्पल्स रिस्पॉन्सेस, ठीक है, यानी कि एक सिस्टम था जिसके अंदर दो छोटे सब सिस्टम्स थे। देन यू कैन राइट इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज। आप कह सकते हैं कि आई कैन आइडेंटिफाई द टू सिस्टम्स, जो दो सब सिस्टम्स हैं मैं उनको सेपरेटली शो कर सकता हूँ कि x1 को पहले हम उस बॉक्स में से गुजारें जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h1 है, फिर उस बॉक्स में से गुजारें जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h2 है, और आपको y ही मिलेगी। या फिर ये कि एक और सिनारियो भी आप बना सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आई एम पासिंग माई इनपुट थ्रू अ बॉक्स जो कि
जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स H2 है, और फिर मैं उसको उस बॉक्स में समझा रहा हूँ जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स H1 है, एंड देन आई विल हैव माय आउटपुट. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी. तो इसमें कुछ खास तरह की सिमेट्री है जो आपको नजर आ रही है. तो मेन थिंग इज द सिमेट्री, यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि LTI सिस्टम्स जो हैं अगर कैस्केड में होंगे तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू, और अगर LTI सिस्टम्स अगर आपके पास पैरेलल में होंगे तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन यू कैन यूटिलाइज. तो ये सब हो गया, ये हमने कुछ डिस्कशन इस पर कर लिया है. तो अब जो आपको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही है फिगर 2.11, इसमें वही डिस्कशन है कि अगर आपके पास LTI सिस्टम्स कैस्केड में हो तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज डू एग्जिस्ट. और फिर फिगर 2.12 में आपके पास वो सिचुएशन है व्हेन टू LTI सिस्टम्स आर इन पैरेलल, तो जिसकी वजह से जो नेट आपके पास LTI सिस्टम बनेगा उनको कंबाइन करने से तो उसमें इंडिविजुअल इंपल्स रिस्पॉन्सेज जो है वो ऐड हो रहे होंगे, और जब कैस्केड में था तो इंडिविजुअल इंपल्स रिस्पॉन्सेज जो है दे वर गेटिंग कन्वॉल्व्ड विद ईच अदर. तो इसको यही है कि फॉर द मोमेंट यू गाइस कैन मेमोराइज इट, एंड ओवर द टाइम यू गाइस कैन start to appreciate these properties के these properties are beneficial and we can utilize them in a meaningful way. Okay, तो next thing, अगली चीज ये है कि हम कह रहे हैं कि शुरू में हमने सिस्टम्स की बात की थी और फिर हम कह रहे थे कि सिस्टम्स जो हैं उनको देखते हैं कि वो कोई भी एक गिवन सिस्टम जो है लीनियर है या नहीं, टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, कॉजल है या नहीं, स्टेबल है या नहीं. और अब हम LTI सिस्टम्स को देख रहे हैं, यानी कि शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि एक सिस्टम LTI है. अब हम देखते हैं कि फर्दर उसके कौन से फीचर्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. तो कई दफ़ा ये होता है कि हमें अपना जो LTI सिस्टम है वो कॉजल भी चाहिए और स्टेबल भी चाहिए. तो एक्चुअली तो यही चीज़ है, यानी कि आप जितनी भी DSP करेंगे तो उसमें जब कभी आपको एक ऐसा LTI सिस्टम मिलेगा जो कि कॉजल और स्टेबल भी होगा तो दैट वुड बी द बेस्ट बेट फॉर यू. LTI सिस्टम होना क्यों फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपके पास इनपुट आउटपुट को रिलेट करने के लिए कॉन्वोल्यूशन रिलेशनशिप मौजूद है. और फर्दर क्या है कि LTI सिस्टम्स के एनालिसिस के लिए, चाहे वो टाइम डोमेन एनालिसिस हो और चाहे वो ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस हो, आपके पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म है या Z ट्रांसफॉर्म है या वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स अवेलेबल टू. और फिर कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी आपको क्या फायदा देती है. स्टेबिलिटी जैसे हमने कहा कि इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन बट इट लीड्स टू सेफ ऑपरेशंस, जिसकी वजह से आपका जो भी ब्लैक बॉक्स है, यूनिट अंडर कंसिडरेशन है, प्लांट है, बॉयलर है, कोई भी चीज़ है, तो यू नो के इट विल नॉट ब्लो अप. तो वो आप कह लें कि एक प्रैक्टिकल कंडीशन है डिस्पाइट बीइंग मैथमेटिकल डेफिनेशन. और कॉजेलिटी का मतलब ये है कि वंस अगेन when a system is causal it means कि it is one such system जिसको हम अपनी लैब में बना सकते हैं. तो नॉन कॉजल सिस्टम जो हैं तो दे डू नॉट एग्जिस्ट. तो वंस अगेन अब यहाँ पे हम LTI सिस्टम्स जो है वो कॉजल हैं या नहीं और स्टेबल हैं या नहीं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. तो अब I should write down a new definition. I will say कि an LTI system is stable if. अब मैं यानी कि LTI सिस्टम स्टेबिलिटी से मुतालिक अब मैं यहाँ पे एक और जो डेफिनेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ. I'm saying कि I'm defining a variable as which is summation over h. ठीक है, और यहाँ पे हम डमी इंडेक्स लिख सकते हैं कि k goes from minus infinity to plus infinity और modulus operator and it is less than infinity. तो ये अब एक मैथमेटिकल कंडीशन है. हम कह रहे हैं कि ये मैथमेटिकल कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है, अदरवाइज योर सिस्टम इज अनस्टेबल. तो इस मैथमेटिकल कंडीशन में आप क्या चीज़ नज़र आ रही है, इसमें रफली ये है कि आपका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, आप एक तो ये कि उसमें पॉजिटिव सैंपल्स हो सकते हैं, नेगेटिव सैंपल्स हो सकते हैं. तो मॉडुलस ऑपरेटर जब आप कर रहे हैं तो आपके नेगेटिव वैल्यूड सैंपल्स भी पॉजिटिव वैल्यूड सैंपल बन जाते हैं.
तो आप कह रहे हैं कि आप अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स के सारे जो सैंपल्स हैं उनका मॉडुलस लें और सारे सैंपल्स को ऐड करें, जितने भी सैंपल्स हैं आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स में। अगर आपके पास जो टोटल सम है वो फाइनाइट है, यानी लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल है। और अगर किसी वजह से जो टोटल सम है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो सम जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो उस केस में आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। ये अब हमारे पास एक नई डेफिनेशन जो है वो आ गई है। तो इससे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है? तो दैट वाज द बीबो स्टेबिलिटी डेफिनेशन, जिसमें हम कह रहे थे कि हम अपने सिस्टम की इनपुट अगर बाउंडेड रखेंगे, तो अगर सिस्टम हमें बाउंडेड आउटपुट रिटर्न करेगा तो दैट सिस्टम वुड बी स्टेबल। तो ये जो डेफिनेशन अब हमने नहीं लिखी है, इसका भी वीवो स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक है, तो वी कुड एक्सप्लोर दैट रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अभी हम लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट डेफिनेशन एज वेल, जो कि कॉजेलिटी की है। अब हम कह रहे हैं कि एन एलटीआई सिस्टम इज causal if अब वो कंडीशन क्या है? दैट इज क्वाइट अ सिंपल कंडीशन। हम कह रहे हैं कि एच ऑफ एन जो है वो 0 है फॉर एन, आई रोट इट इन द रॉन्ग वे, और एन लेस देन 0। तो सिंपली स्पीकिंग ये कि आपने अगर आपको एक एलटीएस सिस्टम गिवन है और एलटीएस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस गिवन है, तो आपने सिंपली ये देखना है कि इम्पल्स रिस्पांस जो है, अगर वो इम्पल्स रिस्पांस जो है नेगेटिव टाइम इंस्टेंट्स के लिए एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है, तो दैट मीन्स के वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो नॉन कॉजल है। तो दीज डेफिनेशंस कुड बी काइंड ऑफ एक्सप्लोर्ड मोर। इनको आप मजीद डिटेल में देख सकते हैं टू काइंड ऑफ सी के इनके रूट्स क्या हैं, यानी कि ये डेफिनेशंस कहाँ से आ रही हैं, हाउ डू दे मेक सेंस, यानी कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये डेफिनेशंस मीनिंगफुल हैं। तो इंटरेस्टेड जो रीडर्स हैं आप में से, आप लोग टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं टू सी के ये जो डेफिनेशंस हैं हाउ डिड दे इवॉल्व, इनके रूट्स कहाँ पे हैं। तो अभी हम आई थिंक वी शुड टेक सम एग्जांपल्स टू डिस्कस these new definitions and to appreciate them. So I'm back again to the textbook. तो टेक्स्ट बुक पे इक्वेशन 265, दैट इज योर डेफिनेशन फॉर स्टेबिलिटी। और यहाँ पे उन्होंने 2-3 इक्वेशंस जो आगे आ रही हैं, 2.66, 2.67, 2.68, यहाँ पे उन्होंने इसको प्रूव किया हुआ है कि जो 2.65 में जो अपने स्टेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है, तो हाउ डज दैट मेक सेंस। तो एक्चुअली जो आपका कॉन्वोल्यूशन रिलेशनशिप है, आप उसी को यूटिलाइज करते हैं। कॉन्वोल्यूशन रिलेशनशिप पे आप मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली यू एंड अप विद कंडीशन 265। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव, ठीक है। लेकिन वही है कि एक तो ये कि हम आप लोगों से इवेलुएशन में इस तरह की जो प्रूफ्स हैं वी आर नॉट गोइंग टू आस्क, लेकिन वही है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड रीडर्स हैं, आप लोग जो है इसको अपने ओन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई नो के हाउ टू डू दीज स्टेप्स, ठीक है, लेकिन मैं अभी इनको बाईपास इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू सेव टाइम एंड आई वांट टू कीप मूविंग, क्योंकि आई प्लान टू स्टार्ट Z ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो जिसके लिए आज की जो हमें डिस्कशन है वो हमें रैप अप करनी है, जिसमें LTS सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज हैं और थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ LTS सिस्टम्स है। ओके, तो यानी कि once again to reiterate, in your evaluations we will even provide you with the conditions। जैसे ये जो equation 2.65 है which is the condition for a stable LTI system, तो ये condition भी हम expect नहीं करेंगे कि आप लोग याद करें। हम लोग आपको जो formulas की जो list provide करेंगे उसमें ये inequality भी आपको नजर आएगी। तो सिर्फ वो चीज़ जो हम आपसे expect कर रहे हैं वो ये कि इसकी जो operational understanding है वो आप लोगों को आनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस इट। इसी तरह से इक्वेशन 2.70 आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो दैट इज द कोर कंडीशन फॉर कॉजेलिटी ऑफ एन LTS सिस्टम,
जब आप LTS सिस्टम की कॉजेलिटी को चेक करना चाह रहे हो थ्रू इम्पल्स रिस्पॉन्स। यानी कि कॉजेलिटी तो आप और तरीकों से भी चेक कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो डेफिनेशंस पढ़ी है, या स्टेबिलिटी भी आप वीवो स्टेबिलिटी के जरिए पता चला सकते हैं। तो वंस अगेन, अब जो आज हमारी डिस्कशन हो रही है, तो उसके जरिए आप कह लें कि आपके पास स्टेबिलिटी या कॉजेलिटी चेक करने के दो डिफरेंट तरीके आपको पता चल गए फॉर एलटीएस सिस्टम्स के लिए। ओके तो यहाँ पे अब आगे जो है, आई थिंक द ऑथर हैज अटेम्प्टेड टू राइट द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर सम ऑफ द सिंपल सिस्टम्स जो हमने पहले कंसिडर किए हैं। तो हम इसको खुद यानी कि इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे जो डिले सिस्टम था उसमें व्हाट वाज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, हम कह रहे थे कि आउटपुट इज सिंपली द इनपुट डिलेड बाय एन डी, और एन डी क्या चीज है, एन डी एक्चुअली इज integer, or for the moment we can assume that it's a positive integer, so there is no problem with such assumption. ओके तो इस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के लिए अगर आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स कंप्यूट करना है तो हाउ टू प्रोसीड। जब भी आपके पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन हो तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कंप्यूट करना इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास जो इनपुट x है, आप x को सिंपली रिप्लेस करते हैं विद डेल्टा। आप कहें कि अगर मैं यूनिट सैंपल फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ इनपुट पे, तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आउटपुट। तो आप कहें कि लेट माय इनपुट बी द यूनिट सैंपल फंक्शन और यूनिट इम्पल्स। ठीक है, तो उस केस में व्हाट इज गोइंग टू बी माय आउटपुट, आउटपुट इज गोइंग टू बी del of n minus nd। ठीक है, तो ये आपका डिले सिस्टम था। व्हाट अदर सिस्टम डिड वी हैव, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज सिस्टम था, जिसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या था, y was equal to summation of some certain samples of input। ठीक है, और वो जो सैंपल्स थे वो कुछ आपके पास पास से सैंपल्स आते थे और कुछ सैंपल्स आपके पास फ्यूचर से आते थे, और फिर पहले आप ऐड करते थे एंड देन यू हैव टू डिवाइड with the total number of samples, so that was m2 plus m1 plus 1। तो इस सिस्टम में अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, वंस अगेन दैट इज एन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे आप जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स कंप्यूट करना चाह रहे हैं तो अच्छा, ऊपर भी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। जब आपके पास इनपुट इम्पल्स होती है या यूनिट सैंपल फंक्शन होता है, तो उसके इसमें जो आउटपुट है उसको आप y नहीं लिखते बल्कि उसको आप h लिखते हैं। तो यहाँ पे ये y नहीं है बल्कि ये जो चीज़ है तो दैट इज h। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी यही कि अब अगर मैं इनपुट को रिप्लेस करने जा रहा हूँ विद यूनिट सैंपल फंक्शन, x के बजाय मैंने डेल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसको मैं y नहीं लिखूंगा, तो आई विल राइट इट एज h। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस आप लोग कर सकते हैं। तो यानी कि बीएसपी क्लासेस में जहाँ जहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ वहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जब आप सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आपके पास जो h ऑफ n है दैट विल बी 1 over m2 plus m1 plus 1 और n कौन से इंडस्ट्रीज के लिए, m1 से m2। ठीक है, और अदरवाइज आपका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो 0 है। तो यू कैन वेरीफाई इट कि दैट इज इंडीड द केस। इफ यू गाइस आर नॉट एबल टू वेरीफाई, तो हम यहाँ पे इसको क्विकली जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल के केस में हम इसको देख सकते हैं। मैं m1 और m2 दोनों को 3 एज्यूम कर रहा हूँ, तो k जो है, या 3 के भी बजाय बेहतर है कि हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लें, 1 एज्यूम कर लेते हैं। m1 और m2 दोनों 1 है, k गोज फ्रॉम -1 to 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/3, और फिर क्या है आपके पास del ऑफ n माइनस k। ठीक है, तो व्हाट डू यू सी, इस समेशन को एक्सपेंड कर लें, del ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा आपके पास पहला सैंपल, और फिर del ऑफ n, और फिर आपके पास जो नेक्स्ट सैंपल होगा दैट विल बी del ऑफ n माइनस
1। तो अब ये है, इसको अगर आप प्लॉट कर लें तो आपको क्या नजर आएगा कि सिर्फ 3 जो हैं वो आपके पास नॉन जीरो सैंपल्स हैं, -1, 0 और 1 पे। हर सैंपल का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1/3, और अदरवाइज योर इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन इज 0। ठीक है, और तो ये वही चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे जेनेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जिसको मैं भी टिक मार्क कर रहा हूँ। तो इसी को जनरलाइज करें तो आपके पास ये आता है कि जितनी ड्यूरेशन के लिए आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उतनी ड्यूरेशन के लिए उसकी वैल्यू कितनी है, 1/m2 + m1 + 1, और अदरवाइज जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज नॉन जीरो। तो ये जो अभी हमने कुछ मिनट स्पेंड किए हैं, तो बेसिकली हमने यही करने की कोशिश की है कि अगर आपको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन हो तो हाउ कैन यू कंप्यूट द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर योर सिस्टम। तो पुराने सिस्टम्स जितने भी हैं जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखे हैं, तो हमने उनका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो कंप्यूट करने की कोशिश की है। अब यानी कि व्हाई डिड वी डू दिस एफर्ट, एक्चुअली वही था कि हमने जो नई डेफिनेशंस अभी डिस्कस किए हैं, कॉजेलिटी की और स्टेबिलिटी की फॉर एलटीएस सिस्टम्स, तो वी वांटेड टू टेस्ट दोस डेफिनेशंस ऑन सम टॉय सिस्टम्स। तो अभी जो टॉय सिस्टम्स हैं इनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हुए हैं, इक्वेशन 2.71, 2.72, 2.73, 2.74। तो अब हम इन सारे जो टेस्ट सिस्टम्स हैं हमारे पास, इनके लिए हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा सिस्टम जो है वो कॉजल है, कौन सा सिस्टम स्टेबल है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लें। तो स्टेबिलिटी, ओके, let me write down the definition of stability once again. स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन थी, हम कह रहे थे कि जो हमारे पास एच के जो सैंपल्स हैं, चाहे एच एफ एन लिख लें या एच एफ के लिख लें, हर सैंपल जो है उसका मॉडुलस लें, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें। सारे जो सैंपल्स हैं, जितने भी सैंपल्स हैं आपके टोटल टाइम होराइजन पे, सारे सैंपल्स को ऐड करें, जो सम है उसको आप एस से रिप्रेजेंट करें, दैट सम शुड बी फाइनाइट, इन्फिनिटी से कम होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आपका सिस्टम स्टेबल है। तो अब ये कंडीशन जहन में रखें और फिर देखें कि क्या हो रहा है। अब ये जो 2.71 में जो सबसे पहला आपका सिस्टम है जिसको हम डिले सिस्टम कहते हैं, तो इस इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं कि इज इट स्टेबल और नॉट। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि हमारे पास डिले सिस्टम के लिए जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच एफ एन दैट इज डेल ऑफ एन माइनस एन डी, और इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो एन डी जो टाइम इंस्टेंट है, उस टाइम इंस्टेंट पे एक ही आपके पास सैंपल मौजूद है, उसकी वैल्यू 1 है। अब इस पर्टिकुलर इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये स्टेबल है कि नहीं है। डेफिनेटली इट्स स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सैंपल है और उसकी वैल्यू 1 है। तो डेफिनेटली ये जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो आपके पास फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम जो कैपिटल एस आपके पास बन रहा है तो दैट इज 1। तो डेफिनेटली इन्फिनिटी नहीं है, तो ये सिस्टम जो है वो स्टेबल है। इसी तरह से किसी और सिस्टम को देख लें, जैसे वो हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे, उस केस में व्हाट वाज द इम्पल्स रिस्पांस, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। इम्पल्स रिस्पांस इज 1/m2 + m1 + 1 फॉर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ n जो है वो -m1 से m2 तक जब वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ पे m2 है और इट इज 0 अदरवाइज। तो फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम ये दूसरा एच एफ एन है जो कि मूविंग एवरेज है, जिसको मैं यहाँ पे एम ए लिख रहा हूँ, मूविंग एवरेज। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के केस में क्या है, दिस इज ऑल्सो स्टेबल। क्यों? क्योंकि आप यही पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है ये आप अप्लाई करें एंड देन यू विल गेट टू सी के जो आपके पास जो एस है, वंस अगेन इट विल टर्न आउट टू बी 1। ठीक है, तो इन्फिनिटी नहीं है, तो स्टेबल। तो ये पहला सिस्टम जो था दैट वाज स्टेबल। ये जो दूसरा सिस्टम हमने डिस्कस किया दैट इज आल्सो स्टेबल। इसी तरह से अब अगर हम जो बाकी सिस्टम्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो उनके बारे में अगर हम बात करें, अब जो तीसरा सिस्टम हमें नजर आ रहा है तो दैट इज एक्यूमुलेटर सिस्टम। ठीक है, 2.73 जो हमारे पास इक्वेशन है, तो एक्यूमुलेटर सिस्टम के केस में हमें जो एच ऑफ एन नजर आ रहा है तो दैट इज यू ऑफ एन। ठीक है, तो दैट इज अ बिट ट्रिकी, और इसमें इनके ट्राई टू सी के ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है व्हाई इट इज नॉट स्टेबल। तो ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है।
क्यों है? क्योंकि आपने जो अपनी कंडीशन है वो फुलफिल करनी है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, जो एच ऑफ एन जितने भी सैंपल्स हैं उनका मॉडुलस लें और सारे सैंपल्स जो हैं उनको आप ऐड करें, और जो आपके पास टोटल रिजल्ट है इट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। तो यही वाला काम आप यहाँ पे करें। आप कह रहे हैं कि यू ऑफ एन है और यू ऑफ एन में नेगेटिव वैल्यूज तो है नहीं, तो इसलिए मॉडुलस आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखें भी तो इट्स ओके, ना लिखें तब भी इट्स ओके। तो यू ऑफ एन जो है अगर आप उसको उसके इन्फिनिट ड्यूरेशन पे ऐड अप करेंगे उसके इंडिविजुअल सैंपल्स को, तो इट टर्न्स आउट टू बी इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट नहीं है। तो एस जो है इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो ये जो आपके पास सिस्टम है तो दैट इज अनस्टेबल। तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि यू विल गेट टू सी के यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख के ही आप पता चला सकते हैं कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो यहीं पे इसी डिस्कशन में ही थोड़ी सी डिस्कशन एक चीज़ की आती है जो आगे जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फॉर द मोमेंट हम उसको थोड़ा सा इनके यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं आपके एलटीआई सिस्टम्स के, दे आर ऑफ टू टाइप्स, और ये दो टाइप्स जो हैं वो डिस्क्रीट टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एफ आई आर, और जो दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड आई आई आर। ठीक है, एफ आई आर इज द एक्रोनिम, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, और आई आर इज द एक्रोनिम जिसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो दैट बिकम्स इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यानी वन लाइन जो डेफिनेशन है एफ आई आर सिस्टम्स की या एफ आई आर इम्पल्स रिस्पॉन्स की, ठीक है, एक ऐसा एल टी एस सिस्टम जो कि एफ आई आर है उसकी यानी कि वन लाइन डेफिनेशन क्या है, ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हो, ठीक है, जो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करे। और आई आई आर जो सिस्टम है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स जो कि इन्फिनिट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो एक डेफिनेशन होगी। तो आगे जाके यानी कि हम इसको काफी डिटेल से देखेंगे मिड टर्म के बाद, क्योंकि हमारे पास आप देखेंगे कि जब हम डिस्क्रीट टाइम में अपना फिल्टर डिजाइन करते हैं तो देर आर टू काइंड ऑफ फिल्टर डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो एफ आई आर सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जिनके इम्पल्स रेस्पॉन्स में फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं तो उनके लिए फिल्टर डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ है, और आई आर सिस्टम जो है उनके लिए उनके लिए जो फिल्टर डिजाइन है वो मुख्तलिफ है। तो यानी कि डिस्क्रीट टाइम में इम्पल्स रिस्पॉन्स में फाइनाइट सैंपल्स हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन है या इन्फिनिट ड्यूरेशन है, उसकी बेस पे आप कह लें कि जो रास्ते हैं वो जुदा हो जाते हैं। तो एनालिसिस भी मुख्तलिफ होता है और डिफरेंट कंसिडरेशंस फिर आप अप्लाई करते हैं। अब यानी यहाँ पे ये जो एफ आई आर और आई आर की डेफिनेशन हमने लिखी है तो उसकी जो एक इम्प्लीकेशन है, ठीक है, एक चीज़ जो आप उससे डिड्यूस कर सकते हैं वो ये कि आप लिखेंगे कि जो एफ आई आर सिस्टम्स हैं दे आर ऑलवेज स्टेबल। तो एफ आई आर सिस्टम जो हैं वो कभी अनस्टेबल नहीं होंगे अनलेस के, क्यों अनस्टेबल क्यों नहीं होंगे, एक चीज तो ये है कि एफ आई आर सिस्टम में वैसे ही फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, उनकी ड्यूरेशन फाइनाइट है। तो 5, 10, 15, 20, 100, 1000 जितने भी सैंपल्स हैं यू कैन ऐड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ ऑल दो सैंपल्स, क्योंकि आप फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपने 5 नंबर ऐड करने हैं या 10 नंबर ऐड करने हैं या 15 नंबर ऐड करने हैं, 20 नंबर ऐड करने हैं, तो जब तक आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ सैंपल्स या फाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर्स आप ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो फाइनाइट होगा, अनलेस के आप जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, जो सैंपल्स आप ऐड कर रहे हैं उनमें से किसी एक सैंपल का जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर मुझे 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो उनका सम क्या होगा, आप कहेंगे कि इट विल ऑलवेज बी फाइनाइट। लेकिन अगर मैं आपके साथ ट्रिक करूँ और मैं आपसे कहूँ कि एक्स और वाई जो 2 नंबर आपने ऐड करने थे उनमें से एक नंबर इन्फिनिटी है, तो डेफिनेटली फिर तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज के इंडिविजुअल जो सैंपल्स हैं या इंडिविजुअल नंबर्स जो हैं इफ दे आर फाइनाइट, तो आपके पास जो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम है इट विल ऑलवेज बी फाइनाइट। तो जिसकी वजह से हम ये कंक्लूजन लिखते हैं कि एफ आई आर सिस्टम्स या ऐसे एल टी एस सिस्टम्स जिनका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो दे आर ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, एज्यूमिंग दैट के जो इंडिविजुअल सैंपल्स हैं दे हैव फाइनाइट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एक आपकी जो एक चीज आप फौरन रिड्यूस कर लेते हैं। और एफ आई आर आई आर सिस्टम्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जो एक्यूमुलेटर सिस्टम था, ठीक है, एक्यूमुलेटर सिस्टम के केस में जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स था इट टर्न्ड आउट टू बी
यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। तो दैट मीन्स के ये जो पर्टिकुलर एच ऑफ एन है तो दैट इज एन आई आर सिस्टम। और एफ आई आर सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी थी, जो अभी हमने मूविंग एवरेज सिस्टम जो लिखा था। व्हाट वाज द मूविंग एवरेज सिस्टम, यानी आप उसको फिर दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच ऑफ एन किस तरह का था। इट वाज 1/m1 प्लस m2 प्लस 1 और अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ n जो कि -m1 से m2 तक था, और इट वाज जीरो अदरवाइज। तो ये पर्टिकुलर एज जो था दैट वाज एन एफ आई आर सिस्टम। तो ये आप कह लें कि जो क्लासिफिकेशन है बिटवीन टू काइंड ऑफ सिस्टम्स, एफ आई आर या आई आर, इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर ड्यूरेशन फाइनाइट है तो एफ आई आर है, और अगर ड्यूरेशन इन्फिनिट है तो आई आर है। लेकिन फ्यूचर में जाके इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमने एक कुछ मिनट्स हमने स्पेंड किए हैं टू एलाबोरेट दिस। तो इसके बाद हम कॉजेलिटी को डिस्कस करते हैं फॉर द गिवन इम्पल्स रेस्पॉन्सेज। जो टॉय सिस्टम्स हैं जिनके इम्पल्स रेस्पॉन्सेज हमने अभी कंप्यूट किए, तो हम उनके बारे में कॉजेलिटी जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन मीनवाइल मैं यहाँ पे 1 मिनट की ब्रेक लेता हूँ टू आस्क यू गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जो अभी तक डिस्कशन हुई है उससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। फिर अदरवाइज फिर हम कॉजेलिटी डिस्कस करते हैं, और कॉजेलिटी डिस्कस करने के बाद आई विल मूव टू the frequency domain representation of discrete time systems. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं सर, आप पिछले थोड़े जाइएगा बोर्ड्स पे। आपको नंबर याद है कौन से वाला बोर्ड था? सर 9th पे जाइएगा एक दफा। जी सर इससे पीछे। जी सर। सर ये एक दफा ये मुझे बताइएगा कि x=1 दोनों में ये कैसे आया सर, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। ये एक्चुअली तो आपको कंप्यूट ही करना पड़ेगा। जैसे ये जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ये कौन सा सिस्टम है, दैट इज अ डिले सिस्टम। तो आपने करना क्या है कि इम्पल्स रिस्पांस में जो सैंपल्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक ही सैंपल है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप लें, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूड सैंपल है तो यानी उसकी वैल्यू भी 1 है। तो जब आप 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और कोई और सैंपल भी नहीं है तो आपके पास एक ही टर्म है, तो इसकी वजह से आपके पास ये जो समेशन है उसमें कोई और टर्म नहीं है, सिर्फ एक टर्म है, तो ऐसा आपके पास 1 आ गया। तो ये तो काफी सिंपल था। जो दूसरा केस था मूविंग एवरेज का, उसमें ये मामला है कि ये जो चीज हमने लिखी हुई है ना 1/m2 प्लस m1 प्लस 1, तो अगर आपको m2 m1 पता हो तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ नंबर। ठीक है, एक फिक्स नंबर है। तो आप कह रहे हैं कि 5, 6, 10, 15 जितने भी सैंपल्स होंगे, कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जिनके लिए फिक्स्ड एम्पलीट्यूड है और उसके अलावा कोई सैंपल्स है ही नहीं। तो फिर जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर लें, मैं कहता हूँ कि m2 जो है वो मेरे पास 3 है, और मैं कहता हूँ कि m1 जो है वो मेरे पास 5 है। तो 1/m2 प्लस m1 प्लस 1 कितना हो गया? तो दैट इज 1/9। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये जो हमने अभी यहाँ पे फॉरन बना लिया है, तो इस केस में जो मेरे पास एच ऑफ एन है वो क्या बन रहा है? इट इज 1/9। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 9 नॉन जीरो सैंपल्स हैं, और हर सैंपल जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1/9 है। ठीक है, कौन से 9 सैंपल्स हैं जिसमें n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? n जो है वो -5 से +3 तक वेरी करेगा। तो इसको यानी कि अब मजीद स्केच करने की भी जरूरत नहीं है, यानी यू रफली नो कि आपके पास -5 से लेके +3 तक आपके पास देर आर 9 नॉन जीरो सैंपल्स। आप यानी उनको काउंट करके 9 बना सकते हैं। अब एक्चुअली मैंने यहाँ 9 बनाए, यानी इट डजेंट मैटर, लेकिन 9 सैंपल्स हैं नॉन जीरो, और हर किसी का एम्पलीट्यूड कितना है? 1/9। तो अब आपने जब हर सैंपल को ऐड करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का ध्यान आपको सिर्फ तब रखना पड़ता है जब नेगेटिव वैल्यूड सैंपल्स हो। तो इस पर्टिकुलर केस में सारे सैंपल्स वैसे पॉजिटिव हैं, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेने की भी जरूरत नहीं है। आपने सारे जो सैंपल्स हैं उनके एम्पलीट्यूड से ऐड करने हैं। तो कितने सैंपल्स हैं? टोटल 9 है, और हर एक एम्पलीट्यूड कितना है? 1/9। तो 1/9 को आपने 9 टाइम ऐड करना है, तो आपके पास आंसर जो है वो इवेंचुअली 1 आएगा। तो यानी आंसर 1 आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट वाज अ कोइंसिडेंस कि दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास आंसर 1 आ रहा था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहे वो फाइनाइट ड्यूरेशन का हो यानी FIR हो, या इन्फिनिट ड्यूरेशन का हो यानी कि IAR हो, जो मर्जी जैसा मर्जी इम्पल्स रिस्पॉन्स हो, उसके सारे सैंपल्स जो हैं
उनके एम्पलीट्यूड्स आप ऐड करें एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद, ठीक है, और फिर आपके पास जो टोटल आंसर है, समेशन का जो आंसर है वो फाइनाइट होगा, तो आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। तो यानी S1 आना जरूरी नहीं है, इट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, जो मर्जी आंसर है, तो फाइनाइट होना चाहिए। जी सर, ओके। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन ये था सर, मूविंग एवरेज वाला सर जो फॉर्मूला, ये सर हमें गिवन है? आई सपोज जी, क्योंकि अगर हम आपसे कहेंगे कि मूविंग एवरेज के लिए हमें बताएं कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं है, टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है, कॉजल है या नहीं है, तो श्योर हम लोग आपको जो डेफिनेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। उसके बाद जो कुछ भी आपने करना है तो वो आप खुद करेंगे। मतलब ये कि स्टार्टिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी गिवन, लेकिन यानी थोड़ा सा आपको, यानी कि आप सब लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि व्हेन आई से कि हम फॉर्मूला शीट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, दैट डजंट मीन कि आपको लिटरली कोई इक्वेशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी। इन एक इक्वेशन स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे हम आपको दे दें, उससे आगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा कि मूविंग एवरेज के लिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप अगर गिवन हो, यानी y और x का रिलेशनशिप गिवन है, और मैं आपसे कहूँ कि आप h निकालें, तो थोड़ा सा इनके कुछ स्टेप्स तो आपको करने पड़ेंगे। तो ये जो डेरिवेशंस हम कह रहे हैं कि हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो काइंड ऑफ वो डेरिवेशंस हैं जिसमें कोई बहुत ही आप कह लें कि कोई फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करने का नहीं कह रहे। जैसे जो इम्पल्स नहीं, जो डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन सम है, उसका जो फॉर्मूला है इट कुड बी प्रूव्ड, ठीक है, तो वो यानी कि आप कह लें इट्स प्योरली अ थ्योरेटिकल डेरिवेशन, तो वो हम आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन डेफिनेटली आप कह लें कि छोटे छोटे जो एनालिसिस हैं, दैट इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द गेम, तो वो डीएसपी में आप लोगों को जो है थोड़ा सा वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी होंगी। तो श्योर, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उससे ऑनवर्ड जो है वो आपने कुछ ना कुछ तो करना होगा। ओके, थैंक यू सर। सर, ये जो IIR सिस्टम है, आर दे ऑलवेज अनस्टेबल और कैन दे बी स्टेबल एज वेल? श्योर, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। IIR सिस्टम्स की स्टेबिलिटी पे जो कंडीशन है वो मेनली वही कंडीशन है जो हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए रखी हुई है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वो वैल्यू नहीं लेस देन इन्फिनिटी वाली? जी, अच्छा। IIR सिस्टम इज स्टेबल इफ जो भी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स था, उसके सैंपल्स, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज और उनका जो टोटल सम है, तो टर्न्स आउट टू बी लेस देन इन्फिनिटी। अब इसमें एग्जांपल्स हम इनके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू काइंड ऑफ ट्रेन आवर ब्रेन, किस तरह के IIR सिस्टम स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे। जैसे h ऑफ n को अगर आप u ऑफ n लेते हैं, ठीक है, तो दैट टर्न्स आउट टू बी अनस्टेबल। जिसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ उसका मतलब है कि स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं h ऑफ n को मैं लेता हूँ सम अल्फा रेज़्ड टू पावर n u ऑफ n, तो देन इट मे और मे नॉट बी स्टेबल, ठीक है। तो उसमें फिर दो कंडीशंस आपके पास बन जाती हैं। इफ अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है, यानी अज्यूमिंग दैट के अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर अल्फा का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 है तो सिस्टम विल बी स्टेबल, और अगर अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में सिस्टम विल बी अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये जो केस है जब अल्फा मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा, तो इस केस में इट विल बी अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, उसमें वैल्यूज ऑलरेडी बढ़ रही होंगी। तो ये जो दूसरा केस है जिसमें अल्फा मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 है, उस केस में इट विल बी अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो रफली इस तरह से, तो जो आपके पास डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है उसमें चाहे इन्फिनिट टर्म्स भी हो, तो वी कैन ऐड देम अप एंड देन इट विल स्टिल बी अ फाइनाइट नंबर। और जो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है उसमें अगर आप टर्म्स ऐड करते जाएंगे तो इट विल ऑफ कोर्स लीड टू अ डिजास्टरस सिचुएशन। अब वही चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल किस तरह का होगा? पहली जो टर्म है दैट इज 1, अगली जो टर्म है वो क्या है 1/2, फिर उससे अगली टर्म 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16 एंड सो ऑन। तो अब ये पहली टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स को ऐड करें, वो स्टिल जो आपके पास आंसर है वो लेस देन 1 है, जिसकी वजह से जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है उसमें
जो आपके पास जो टोटल बन रहा है तो वो स्टिल लेस देन 2 बन रहा है, तो विच इज फाइनाइट। और जो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है उसमें क्या होना है कि पहली टर्म जो है वो 1 है, नेक्स्ट टर्म इज 2, नेक्स्ट टर्म इज 4, फिर 8 है और फिर 16 है और 32 एंड सो ऑन। तो इस केस में यू कैन सी इजीली सी के जो आपके पास सम है दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। तो ये भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा आप कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, जैसे हम लोग कई दफ़ा जब इवेल्यूशंस वगैरह करते हैं तो हम इनके डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स सोच सकते होते हैं। तो IR सिस्टम जो हैं दे कुड बी स्टेबल और दे कुड बी अनस्टेबल, इट डिपेंड्स। तो आपको जो एक्सप्रेशन जो भी आपको मिलेगा HFN का फॉर IR सिस्टम्स, आपने उसी को देखना है और फिर केयरफुली इवेलुएट करना है। मेनली रफली यही बन रहा है जो पॉपुलर केसेस हैं जो आप सिग्नल्स की क्लास में देखते हैं, DSP क्लास में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो IR सिस्टम्स होते हैं तो वो एक्चुअली उसमें जब आपने ये सम कंप्यूट करना है तो इट टर्न्स आउट टू बी अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में इवेंचुअली यही होता है कि जो आपकी कॉमन रेशियो है, तो अगर वो कॉमन रेशियो जो है इफ इट इज लेस देन 1 तो आपके पास जो s होगा तो दैट विल टर्न आउट टू बी लेस देन इंफिनिटी, और अगर कॉमन रेशियो जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो s जो है इट विल बी इंफिनिटी। ठीक है, तो IR systems may or may not be stable. So you need to look at the expression to make a judicious decision. Sir, also another question, in our communication systems course, हमने like LabVIEW पे काम किया था, तो they were using a IIR and FIR as filters. तो वो what does that mean like for the signal कि हम उसको एक FIR filter से गुजारे हैं, IIR filter से गुजारे हैं? देखिए ये डिस्कशन वैसे तो मिड टर्म के बाद आनी है, लेकिन अभी हम जो बात उस पर कर सकते हैं, बात करने में हर्ज नहीं है। वो रफली यही है कि आपके पास जो जिस भी चीज़ को हम फिल्टर कहते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एटलीस्ट अंडरग्रेड में जिस चीज़ को आप लोग फिल्टर कहते हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव इन नेचर। कि आपके पास इनपुट है, उसमें वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं, आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को सप्रेस करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं या अटेनुएट करना चाहते हैं, और कुछ और फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको आप जो है वो पास थ्रू करना चाह रहे हैं। तो दिस इज व्हाट योर फिल्टर मींस। तो फिल्टर इज अ फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव डिवाइस। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की टर्म्स में एटलीस्ट वो ये कर रहा होता है कि कुछ एम्पलीट्यूड्स को अटेनुएट करता है, कुछ एम्पलीट्यूड्स को एम्पलीफाई करता है। फेजेस की डिस्कशन एक सेपरेट डिस्कशन है। तो दिस इज व्हाट फिल्टर इज। तो डिस्क्रीट टाइम में जब आप फिल्टर बनाना चाहेंगे तो जो भी आपका फिल्टर होगा तो इवेंचुअली इट विल बी एन LTS सिस्टम। तो आपकी थ्योरी के मुताबिक हर तरह का जो भी फिल्टर है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप फिल्टर, all kind of filters are LTS systems, और हर LTS system जो है it has associated with it an impulse response HFN। तो फिर जब आप HFN तक आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि HFN दो तरह का है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स भी हो सकते हैं, इनफिनिट सैंपल्स भी हो सकते हैं। तो आपके जो डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स हैं तो श्योर यानी कि वो FIR हो सकते हैं, IR हो सकते हैं, तो दे कुड बी स्टेबल और अनस्टेबल। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ आप लोग लैब में कर रहे होंगे तो उसमें अगर आप IR सिस्टम्स भी बना रहे होंगे, IR फिल्टर्स भी बना रहे होंगे, दोज विल बी स्टेबल IR फिल्टर्स, जिसमें ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स पे जो कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अब ये चीज़ के ये जो HFN है इसको देख के कैसे पता चलाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर FIR सिस्टम है या IR सिस्टम है तो वो हाई पास फिल्टर है या लो पास फिल्टर है या बैंड पास बैंड स्टॉप फिल्टर है। यानी कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो HFN को देख के कैसे पता चलाएंगे। तो डेफिनेटली ये डिस्कशन आगे आनी है। थोड़ा सा हिंट आपको शायद आज के लेक्चर में भी इसका मिल जाएगा, वरना इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो मिड टर्म के बाद होगी, जिसमें आप सिस्टमैटिकली डिस्कस कर रहे होंगे कि जो HFN है उसमें आप यानी हम पोल्स और जीरोस की रिस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे। अब पोल्स और जीरोस हमने कोर्स में सिस्टमैटिकली लिबरली यानी कि पोल्स और जीरोस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल्स में आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो यू गाइस रफली नो व्हाट इट इज। तो पोल्स और जीरोस की प्लेसमेंट से आप देखेंगे कि जो आपका जो HFN है या जो भी आपका LTS सिस्टम है वो कुछ फ्रिक्वेंसीज को सप्रेस करेगा, कुछ फ्रिक्वेंसीज को जो है वो एम्पलीफाई करेगा। तो दिस इज हाउ योर H बिकम्स फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव इन नेचर। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम LTS सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारी जो डिस्कशन है वो जेनेरिक होती है, यानी कि
कैसा भी h of n हो, वी डू नॉट केयर। उनमें एक स्पेशल क्लास ऑफ सिस्टम्स, ऐसे LTI सिस्टम जो कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव हो इन नेचर, तो उनको हम फिर फिल्टर्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जो आपकी कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो वो डिटेल्स है यानी बाद में एड्रेस होंगी जब इसका टाइम आएगा। तो एनी फर्दर क्वेश्चन? ओके, अगर मजीद क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सी अगली कौन सी चीज़ है हमारे पास हमारे एजेंडा में? ये जो पेज पे मैं चीज़ें नेविगेट कर रहा हूँ, ये मोरलेस वही बातें हैं जो हम कर चुके हुए हैं। FIR और IR सिस्टम्स की डिस्कशन और कब IR सिस्टम जो हैं वो स्टेबल होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल इट्स गुड टू नो। तो ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम्स नज़र आ रही हैं फिगर 213 में, तो इसमें हो ये रहा है कि आपने 2 LTI सिस्टम्स जो हैं वो कैस्केड में लगाए हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक LTI सिस्टम कौन सा है, फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम, दूसरा LTI सिस्टम कौन सा है, वन सैंपल डिले। तो यानी ये आपने 2 सिस्टम कैस्केड में लगाए हैं। पहले सिस्टम को आप कह रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, और जो दूसरा सिस्टम है उसको आप कह रहे हैं कि वन सैंपल डिले। तो ये एक सिस्टम है। अब मामला ये है कि जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन की, तो उसकी वजह से आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। यानी ये जो सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, तो आप सिस्टम 2 को पहले लिख सकते हैं, सिस्टम 1 को बाद में लिख सकते हैं। यानी कि इनपुट को पहले सिस्टम 2 में से गुजार दें, फिर 1 में से गुजार दें। ये किस वजह से ये चीज़ होल्ड करती है? बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिविटी। और आखिर में जो ऑथर्स जो हैं वो उन्होंने जो क्लेम किया है वो ये कि इवेंचुअली जब ये 2 सिस्टम्स आप कैस्केड में लगाते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास जो एंड रिजल्ट जो बनता है तो वो फॉरवर्ड नहीं, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। जो चीज़ आपके पास बनती है तो दैट इज अ बैकवर्ड डिफरेंस। यानी इसमें जो की टेक अवे जो पॉइंट है जो ऑथर्स यहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आप एक फॉरवर्ड डिफरेंस LTI सिस्टम को वन सैंपल डिले सिस्टम के साथ कैस्केड कर दें, ठीक है, तो आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो बचता है। तो ऑल इन ऑल वो ये कह रहे हैं कि एक नॉन कॉजल सिस्टम को आप एक कॉजल सिस्टम बना सकते हैं बाय एडिंग अ डिले एलिमेंट। अब कौन सा सिस्टम नॉन कॉजल था? जो फॉरवर्ड डिफरेंस था, तो दैट वाज नॉन कॉजल। फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम के लिए जो h of n था, तो दैट h of n is actually del of n plus 1 plus del of n। ठीक है, कि यूनिट सैंपल फंक्शन और एक ऐसा यूनिट सैंपल फंक्शन विच इज टाइम एडवांस बाय 1। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है फॉर अ फॉरवर्ड डिफरेंस LTI सिस्टम। तो ये कहाँ से आया? अगर आपको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन हो तो आप x को अगर डेल से चेंज करेंगे तो जो आपकी आउटपुट है y, तो इट विल बी चेंज टू h। और वन सैंपल डिले कौन सा सिस्टम है? ऐसा सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? h of n इक्वल्स डेल ऑफ n माइनस 1। कि जो भी चीज़ आती है आप उसको एक टाइम इंस्टेंट का या एक इंटरवल का आप उसको डिले देते हैं। तो अब मामला क्या था कि फीड फॉरवर्ड में देयर वाज टाइम एडवांस बाय 1, तो आपने उसको टाइम डिले बाय 1 से कॉम्पनसेट कर दिया। तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें देयर इज अ टाइम एडवांस बाय मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है, अगर कोई ऐसा आपके पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है जिसमें मौजूदा टाइम पे आउटपुट कंप्यूट करने के लिए आपको ऐसा फ्यूचर इनपुट सैंपल चाहिए, ऐसी इनपुट चाहिए जो कि फर्ज किया 10 टाइम इंस्टेंट्स के बाद में आएगी, ठीक है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर कॉजल सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम को कैसे कॉजल सिस्टम बनाएंगे? यू हैव टू कैस्केड अनदर सिस्टम विद इट, जिसमें वन सैंपल डिले के बजाय 10 सैंपल्स का डिले होगा, ठीक है। तो उस केस में दिस इज हाउ यू कैन कॉम्पनसेट फॉर अ नॉन कॉजल सिस्टम। यानी एक नॉन कॉजल सिस्टम को कॉजल बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड डिले एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि
सिंपल टर्म्स में, प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको मौजूदा आउटपुट कंप्यूट करने के लिए ऐसी इनपुट चाहिए जो 100 टाइम इंस्टेंट्स के बाद आ रही है, तो व्हाट इज द रूल ऑफ थंब, आप वेट करें, आप 100 टाइम इंस्टेंट्स वेट करें यहाँ तक कि वो फ्यूचर इनपुट आ जाए और फिर आप अपनी आउटपुट कंप्यूट करें. दिस इज हाउ यू मेक अ नॉन कॉजल सिस्टम अ कॉजल सिस्टम. तो कॉजैलिटी की डिस्कशन पहले भी हुई थी एंड देन समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, और फिर उस पे जो मेरे ख्याल में बेस्ट रिस्पांस है जो हम सब लोग अपने लिए रख सकते हैं टू एक्सप्लेन इट टू द अदर्स, वो यही कि नॉन कॉजैलिटी कहाँ से आती है. इट अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर विश. कैसी विश? जैसे हम आइडियल फिल्टर्स बनाना चाहते हैं, तो आइडियल जो फिल्टर्स हैं विच लुक लाइक ब्रिक इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर आप उनको टाइम डोमेन में देखें तो उनके इम्पल्स रिस्पांस जो हैं दे आर टिपिकली सिंक फंक्शंस. और सिंक फंक्शंस कैसे फंक्शंस हैं? विच आर अनलिमिटेड इन टाइम. ठीक है, तो जो अगर आप इनके सिंक को प्लॉट करेंगे, यानी कि आप एज्यूम करें कि एक इम्पल्स रिस्पांस है विच इज सिंक फंक्शन, तो उसका जो स्पैन है यानी कि कहाँ से कहाँ तक वो एग्जिस्ट करेगा, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा. जबकि कॉजैलिटी के लिए जो हमने कंडीशन लिखी है, तो व्हाट वाज दैट कंडीशन? हम कह रहे थे कि जो एच ऑफ एन है इट शुड सिंपली बी जीरो फॉर नेगेटिव इंडिसेस ऑफ एन. ठीक है, तो एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए एच ऑफ एन जीरो होना चाहिए. तो this is how non-causality comes into the picture, और then there are different ways to handle it. एक तरीका यही होता है कि आप sufficient delay introduce करें to make your system causal. ओके, तो ये एक डिस्कशन थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, और फर्दर यहाँ पे एक और डिस्कशन भी है, ये जो फिगर 2.14 है. एक्चुअली डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो उसमें की पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट यू गाइस कैन लुक एट इट एट योर ओन इन योर लीजर टाइम, जब आप लोग पीएल के घर में होते हैं. तो फिगर 2.14 में जो चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ पे जो चीज़ ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं वो ये कि फॉर सम सिस्टम्स इनवर्स सिस्टम्स डू एग्जिस्ट. कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं या कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन ऑफ कोर्स सारे सिस्टम्स ऐसे नहीं हैं. सिस्टम क्या चीज़ है? बेसिकली सिस्टम इज अ मैपिंग अ फंक्शन. ठीक है, जिसके जरिए आप, एक रूल है जिसके जरिए आप इनपुट को आउटपुट में ट्रांसलेट करते हैं. तो हर जो रूल है वो इन्वर्टेबल नहीं है. तो कुछ रूल्स ऐसे हैं कि बाद में कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जिसमें आपके पास यानी इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है वंस इट हैपेंस. यानी कि कुछ एलटीएस सिस्टम्स ऐसे होंगे जो इन्वर्टेबल नहीं होंगे, तो जब आप आउटपुट जनरेट कर लेंगे तो देयर विल बी नो वे टू गो बैक टू योर और टू रिट्रीव बैक योर इनपुट. तो अब यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमें शो की हुई है कि अगर आप एक्यूमुलेटर सिस्टम को बैकवर्ड डिफरेंस सिस्टम के साथ कैस्केड कर दें, तो ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे का इन्वर्स हैं. तो जो इनपुट आपने पहले एलटीएस सिस्टम को अप्लाई की थी, वही इनपुट आपको एज इट इज दूसरा जो एलटीएस सिस्टम है उसकी आउटपुट पे मिलती है. तो फिर इनवर्स सिस्टम्स कैसे आप पता चला सकते हैं? अगर कोई भी एच है और उसका इनवर्स सिस्टम है एच आई, तो जब एच और एच आई को आप कैस्केड करेंगे, यानी कि उनके इम्पल्स रेस्पॉन्सेस को आप कन्वॉल्व करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग एन इम्पल्स. तो अगर आपको दो एलटीएस सिस्टम्स के कैस्केड के बाद जो नेट इम्पल्स रेस्पॉन्स है, अगर आपको वो इम्पल्स मिल रहा है, तो दैट मीन्स के आपको जो ओवरऑल सिस्टम है दैट हैज बिकम एन आइडेंटिटी सिस्टम, विच मीन्स के इट डज नथिंग टू योर इनपुट. जो इनपुट जैसी है वो आपको वैसे ही वापस मिल सकती है. यानी कि एच, किसी इम्पल्स रेस्पॉन्स को अगर आप कहें कि मेरे पास एक एच है विच इज डेल, ठीक है, कोई इम्पल्स रेस्पॉन्स है जो कि यूनिट सैंपल फंक्शन ही है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है इट डज नथिंग टू योर इनपुट. आपकी इनपुट जैसे आप एंटर करते हैं ब्लैक बॉक्स में, यू गेट द सेम थिंग एट द आउटपुट. उसमें कोई तब्दीली किसी तरह की नहीं आती उसके एम्पलीट्यूड या फेज में. तो वंस अगेन, फॉर सम सिस्टम्स इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट देयर इनवर्स सिस्टम्स.
तो ये जो हमारे पास टॉय एग्जांपल्स थी उनके लिए स्टेबिलिटी हमने डिस्कस की थी, और मेरे ख्याल में आप इनके लिए कॉजेलिटी भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जो डिले सिस्टम है उसमें अगर आपके पास जो डिले है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आपका डिले सिस्टम जो है वो कॉजल है। मूविंग एवरेज सिस्टम में अगर आपकी जो डिपेंडेंस है वो फ्यूचर इनपुट सैंपल्स पे ना हो तो उस केस में आपका जो सिस्टम है दैट बिकम्स कॉजल। दैट मीन्स कि अगर आप M1 को अगर आप 0 एज्यूम करें। इसी तरह एक्यूमुलेटर सिस्टम में जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड फॉर अ सिस्टम टू बी अ कॉजल सिस्टम। ठीक है, यानी जिस भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स नेगेटिव टाइम इंस्टेंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता हो तो वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो कॉजल है। इसी तरह से जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो दैट इज नॉन कॉजल, क्योंकि जो मौजूदा टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम इंस्टेंट वन फ्यूचर टाइम इंस्टेंट ऑफ द इनपुट। ठीक है, जो बैकवर्ड डिफरेंस है तो दैट इज कॉजल। तो यानी कि कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी इम्पल्स रिस्पॉन्स की मद में कई दफ़ा आप सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से भी पता चला सकते हैं। यानी कि नॉट ऑलवेज यू हैव टू डू एनालिसिस, कई दफ़ा इंस्पेक्शन से आप पता चला सकते हैं एंड देन यू कैन राइट डाउन अ रिगोरस स्टेटमेंट। आप बता सकते हैं हमें जो एवेलुएटर्स हैं, यानी कि मुझे या टीए को अपने होमवर्क्स में, असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स में, कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन स्टेबिलिटी या कॉजेलिटी है या कई दफ़ा आप डिराइव करके शो करेंगे। यानी कि मेक श्योर कि आप यू स्टे रिगोरस, यानी कि क्वालिटेटिव बात ना हो कि आप कहेंगे मेरा ख्याल है कि ये स्टेबल है या कॉजल है। तो यू कुड बी राइट इन योर थॉट्स लेकिन ऑलवेज कपल इट विद रिगोरस स्टेटमेंट, चाहे डेफिनेशन का हवाला दें और चाहे आप कोई डेरिवेशन करके जो है वो शो करें या काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करें। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। ओके, तो यहाँ पे अब ये सेक्शन में एक नज़र आ रहा है 2.5 जिसमें हम लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो दिस कुड आल्सो बी डिस्कस्ड, लेकिन आई बिलीव कि ये जो डिस्कशन है ये डिस्कशन हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म की डिस्कशन और आगे जब हम फिल्टर डिज़ाइन करेंगे ये इट विल कीप कमिंग बैक। ठीक है, तो ये बार बार आती रहेगी, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 2.6 जिसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन जो एनालिसिस आप कर सकते हैं LTS सिस्टम्स का उसके बारे में कुछ डिस्कशन है। एंड वंस वी आर डन विद दिस डिस्कशन तो इस चैप्टर में जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं तो वो भी हम लोग स्किप करेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज अबाउट जी ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि किसी भी चैप्टर में हम कौन से पेजेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, कौन से सेक्शंस या सब सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हम स्किप कर रहे हैं। तो आई विल कीप अ लॉग ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो वो लॉग भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे सो दैट के आप में से जो लोग भी टेक्स्ट बुक रीड करना चाह रहे हैं एंड यू गाइस वांट टू हैव द मिनिमल रीडिंग, कम से कम रीडिंग आप करना चाह रहे हैं तो कम से कम रीडिंग वही होगी जो कुछ हमने कवर किया है। जो चीज़ें हमने स्किप की हैं तो वो इंटरेस्टेड रीडर्स जो हैं वो अपने ऑन पे रीड कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज गुड टू रीड मोर, लेकिन जो मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन है तो वो वही है जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई विल कीप पोस्टिंग द लॉग एवरी वंस इन अ व्हाइल कि हमने कौन कौन से सेक्शंस या पेजेस या सब सेक्शंस कवर किए हैं और कौन से हमने स्किप किए हैं। ओके, तो हम अगली चीज़ पे आ गए। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो अब एक दफ़ा जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं तो चाहे आप उसे सिग्नल्स पे अप्लाई करें या सिस्टम्स पे, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो सिग्नल्स और सिस्टम्स की जो बाउंड्री है तो वो कैसे आपको पता चलती है। तो जब आप कहीं पे HFN देखेंगे तो HFN itself is a signal, it's a discrete time signal, लेकिन it's associated with a discrete time system। तो यानी यू हैव टू बी काइंड ऑफ केयरफुल जब आप जो है सिस्टम या सिग्नल की बात कर रहे हो। तो समटाइम दे बिकम इनडिफरेंशिएबल क्योंकि इवेंचुअली आपके पास सीक्वेंसेस हैं, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कई दफ़ा हम सीक्वेंस भी कहते हैं, यानी एक्स ऑफ एन है या एच ऑफ एन है तो आप उस पर सर्टन ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। तो आज जो चीज़ हम देख रहे हैं तो वो ये है कि
एक बहुत आप कह लें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मे बी आई शुड राइट इट डाउन। आई विल से कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, और स्लैश में आप साइनोसाइड्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइनोसाइड्स और जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं दे आर वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि दे आर रिलेटेड बाय द आइलर्स आइडेंटिटी। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपको पता हो तो आप साइनोसाइड की रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल्स आपके पास हो तो आप उनको एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज सिग्नल्स दे आर एक्चुअली आइगन फंक्शंस ऑफ LTI systems। यानी अब बहुत सादा लफ्जों में अगर हम बात करें तो यही है कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं या साइनोसाइड्स हैं उनके दरमियान और जो LTI सिस्टम्स हैं उनके दरमियान एक ख़ास तरह का ताल्लुक है, रिश्तेदारी है, ठीक है, रिलेशनशिप है। एंड व्हाट दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज, वो यही है कि हम कह रहे हैं कि हर LTI सिस्टम जो है उसके साथ कुछ खास यानी कि फंक्शंस एसोसिएटेड हैं। कौन से फंक्शंस? जिनको हम आइगन फंक्शंस कह रहे हैं, और वो आइगन फंक्शंस क्या हैं? वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स ही हैं। अब यानी ये तो कहने की हद तक हो गया। अब फर्दर क्या है कि व्हाट डज एन आइगन फंक्शन मीन? तो उसका मतलब ये है कि ये अगर आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है जिसको आप LTI सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक LTI सिस्टम है, ठीक है, उसकी इनपुट जो है x ऑफ n। तो अगर यहाँ पे हम एक खास सिग्नल अप्लाई करते हैं विच इज e⁻j ओमेगा n विच इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, तो बिकॉज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज एन आइगन फंक्शन ऑफ LTI सिस्टम, तो व्हाट हैपेंस एट द आउटपुट, आपको वही सेम सिग्नल e⁻j ओमेगा n वापस मिल जाता है, ठीक है, यानी अनचेंज्ड। जो चेंज थोड़ा सा जो चेंज उसमें आता है तो वो किस चीज में आता है? it gets multiplied by a number a, और ये जो नंबर a है तो that is actually कॉम्प्लेक्स नंबर है। that means के अगर आप इनपुट पे LTI सिस्टम के इनपुट पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट पे भी वही सेम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल विद द सेम फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है, लेकिन उसकी स्केलिंग हो जाती है बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ स्केलिंग का मतलब ये है कि जो भी साइनोसाइड या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इट रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और फेज थोड़ा सा चेंज होता है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब है कि थोड़ा सा अटेनुएट हो जाएगा, थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाएगा, और फेज स्केलिंग का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिले ऐड हो जाएगा। तो जिस चीज को आप फेज कहते हैं तो टाइम डोमेन में जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है तो दैट मीन्स डिले, यानी कि आउटपुट जो है वो थोड़ी देर से आएगी। तो रफली स्पीकिंग, यानी फिर दोबारा से अगर हम बात करें अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, जो वैसे तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हम उसको अल्फाज में उसको नरेट करना चाहें तो क्या होगा कि LTI सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपस में दोस्त हैं, उनका एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट कि जब हम LTI सिस्टम के इनपुट पे एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं तो LTI सिस्टम अपनी आउटपुट पे वही सेम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वही साइनोसाइड या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दोबारा से स्प्लिट करता है आउटपुट पे। और बस फर्क क्या पड़ता है कि एक तो ये कि उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम या ज्यादा हो चुका होता है, यानी अटेनुएशन या एम्पलीफिकेशन की वजह से, और दूसरा ये कि LTI सिस्टम जो है वो इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करने में जो थोड़ा सा टाइम लेता है तो वो उसकी वजह से थोड़ा डिले आ जाता है, ठीक है। तो वो जो डिले है उसको हम फेज कह रहे होते हैं। तो सो दिस इज व्हाट इट इज जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स या साइनोसाइड्स जो हैं दे आर आइगन फंक्शंस ऑफ LTI सिस्टम, सो दैट मींस के दे आर फ्रेंड्स विद ईच अदर, और LTI सिस्टम के इनपुट पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें तो आउटपुट पे you get the complex exponential of the same frequency but with amplitude and phase scaling, ठीक है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा इनके अपना मैथ करने की कोशिश करते हैं। तो फिर दोबारा से जो कन्वोल्यूशन इक्वेशन है वो लिखें, ठीक है।
तो वी कैन राइट इट इन टू डिफरेंट वेज। तो इनमें से एक पर्टिकुलर जो वे है तो वो मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यानी चाहे तो आप एक्स के लिख लें, एच एन माइनस के लिख लें, और चाहे आप एच के लिख लें और एक्स एन माइनस के लिख लें। दोनों तरह से क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज द कॉन्वोल्यूशन इज कम्यूटेटिव। तो हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं जिसमें एच के है और एक्स एन माइनस के है, और फिर आप कह रहे हैं कि ये मेरा एलटीआई सिस्टम है जिसके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मौजूद है जो कि बेसिकली कॉन्वोल्यूशन इक्वेशन है। मैं कह रहा हूँ कि लेट माय एक्स ऑफ एन बी ई टू जे ओमेगा एन। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने एलटीआई सिस्टम से वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ एज इनपुट। तो लेट मी सी के व्हाट द आउटपुट इज। तो आउटपुट क्या आएगी इस केस में? आप सब दोबारा से लिखें। अब एक्स एन माइनस के का एक्सप्रेशन चाहिए, तो जबकि एक्सप्रेशन आपके पास एक्स ऑफ एन का है, तो जहाँ पे एन है वहाँ पे आप एन माइनस के जो है वो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे। तो इवेंचुअली आपके पास क्या आ जाएगा? ई टू जे ओमेगा, जहाँ पे एन था वहाँ पे एन माइनस के हो गया। ठीक है, तो फिर आप इमीडिएटली जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसके दो हिस्से यानी स्प्लिट कर दें, यानी चले, यानी कि मैं हर चीज़ लिखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ई टू जे ओमेगा एन माइनस के, इसमें ई टू जे ओमेगा एन जो है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एन स्मॉल एन, जबकि समेशन जो है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू के, जिसकी वजह से ये जो टर्म है तो यू कैन पुल इट आउट। ठीक है, आप इसको समेशन से बाहर लेके आ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ई टू जे ओमेगा एन हैज़ नो डिपेंडेंस अपॉन द समेशन, दैट मीन्स के वी कैन पुल इट आउट। तो जो चीज़ पीछे रह गई है तो लेट्स टेक अ लुक के क्या चीज़ है। एच एफ के ई टू जे ओमेगा के, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। दिस इज व्हाट यू हैव। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कि दिस इज आवर ए, जो भी हम पिछले वाइट बोर्ड पे जो हम बात कर रहे थे। तो व्हाट डिड यू गेट इन द एंड? आप कह रहे हैं कि वाई ऑफ एन क्या चीज़ है? ई टू जे ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पिछले वाइट बोर्ड पे लिखी थी कि जब आपने एलटीआई सिस्टम की इनपुट पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल अप्लाई किया है तो आउटपुट पे यू गॉट योर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल बैक। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा है कि अब आपके पास एक स्केलिंग फैक्टर आ गया कैपिटल ए। ठीक है, एंड दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है चीज़ों को एलेबोरेट करना शुरू करेंगे, यानी वही ब्लॉक डायग्राम दोबारा से कि इनपुट पे x है, आउटपुट पे y है, और जो आपका सिस्टम है दैट इज LTI, और फिर आपने एक ख़ास इनपुट अप्लाई की x, दैट वाज ई टू जे ओमेगा n, और आउटपुट पे आपको क्या मिला? आपको ई टू जे ओमेगा n ही वापस मिला, लेकिन उसकी स्केलिंग हो चुकी थी विद स्केलिंग फैक्टर a। एंड व्हाट इज़ दैट a? अब मैं उस a को दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो a क्या चीज़ है? that is h of k e2 minus j omega k, a goes from minus infinity to plus infinity। तो अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा वो ये है कि दिस इज एक्चुअली द DTFT इक्वेशन। सबसे पहली चीज़ ये जो a है दैट इज एक्चुअली द DTFT ऑफ h, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एच। यानी कि अब आप इसको थोड़ा मजीद इसकी जो नोटेशन है उसको सही कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दिस इज ए एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फिर ये कि डिस्क्रीट टाइम में जो कन्वेंशन है वो ये कि आप ओमेगा के बजाय ई टू जे ओमेगा लिखते हैं। तो हम ई टू जे ओमेगा लिखना शुरू कर देंगे, ये चीज़। और फिर ये कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि ये DTFT है कि दिस इज एक्चुअली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पांस, और इम्पल्स रिस्पांस क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो दैट मीन्स के डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये आपके सामने मौजूद है। फिर आप जो है वो जो शुरू में आप ए लिख रहे थे फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने इंटेंशनली ए क्यों लिखा था? ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि जो साइनोसाइड है इट रिमेन्स अनचेंज्ड और उसकी एम्पलीट्यूड और फेज स्केलिंग होती है।
तो अब हम इस एज को जो ए जो है उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो उसका रिप्लेसमेंट है वो लिख सकते हैं। तो अब हम ए के बजाय हम लिखना शुरू कर देंगे एच ई टू जे ओमेगा, जो सबसे हमारे पास एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो इन में अब अगर मैं दोबारा से लिखना चाहूँ तो आई विल राइट दिस। मैं कहूँगा कि एच ऑफ ई टू जे ओमेगा इक्वल्स, जो अभी हमारे पास फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला, मैंने सिर्फ नोटेशन अपडेट की है, नथिंग एल्स, एच ऑफ के ई टू माइनस जे ओमेगा के, ये हो गया। और फिर इवेंचुअली जो फिर आपके पास आउटपुट है वो क्या चीज़ है, इट इज ई टू जे ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाय ई टू एच ई टू जे ओमेगा। तो ये है। और अगर किसी भी वजह से आप कहें कि आई वांट टू बी मोर स्पेशलाइज्ड, या मैं इसको थोड़ा मजीद समझना चाह रहा हूँ, तो आप कहें कि लेट मी से के जो इनपुट है तो वो हम ई टू जे ओमेगा एन नहीं लिखते, क्योंकि ओमेगा रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल। तो आप यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि हम ओमेगा को वेरिएबल ले रहे हैं या नंबर ले रहे हैं। तो आप ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमारे ज़हन में है, और आप फर्ज किया ओमेगा नॉट स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि ओमेगा नॉट मे बी इट इज पाई बाय 4। अब ये मैंने इंटेंशनली पाई के टर्म्स में क्यों लिखा है, क्योंकि पुरानी डिस्कशन से रिकॉल करें कि डिस्क्रीट टाइम में जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 पाई की रेंज में मीनिंगफुल होती हैं। इसलिए मैंने कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा है कि 215 या 340 या ऐसा कुछ। तो हमेशा आपने 0 से 2 पाई के दरमियान जो है वो फ्रिक्वेंसीज को इंटरप्रेट करना है डिस्क्रीट टाइम में। तो अगर ये पर्टिकुलर एक्स ऑफ एन है तो इस यानी कि जो आइगन फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक क्या है, ये वाई ऑफ एन जो है दैट इज द सेम थिंग ई टू जे ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को हमने पाई बाय 4 चूज किया हुआ था, एन मल्टीप्लाइड बाय ई टू जे पाई बाय 4। इस तरह मैं क्यों लिखना चाह रहा था कि इस तरह से एलेबोरेट हो जाता है कि जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का साइनोसाइड या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आप इनपुट पे अप्लाई करते हैं, वी गेट द सेम थिंग बैक। अब ये जो चीज़ है दैट इज एक्चुअली DTFT। DTFT आई एग्री इट्स अ फंक्शन, ठीक है, यानी इट्स अ वेरिएबल, लेकिन जब आप उसमें ओमेगा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो चीज़ है इट टर्न्स आउट टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जब तक एच ई टू जे ओमेगा होगा इट विल बी अ फंक्शन, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो दैट मीन्स कि आप उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इवेलुएट कर रहे हैं। तो फॉर अ गिवन साइनोसाइड विद अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, जब आप उसको एलटीएस सिस्टम में से गुजारेंगे तो जो चीज़ आपको आउटपुट पे मिलेगी तो दैट विल बी द सेम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जिसकी स्केलिंग हो रही होगी एम्पलीट्यूड और फेज में बाय सम अमाउंट। वो अमाउंट क्या है, वो ये चीज़ है, यानी कि दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो ऊपर हम चीज़ कर रहे थे ई टू जे ओमेगा दैट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन है और ये चीज़ जो है दैट्स अ नंबर। तो आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। जो चीज़ मैं आज रैप अप करना चाह रहा था वो हम नहीं कर पाए, तो इस पे भी कुछ डिस्कशन बाकी है। एक दो एग्जांपल्स हम करना चाह रहे हैं और फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो लो पास हाई पास बैंड स्टॉप बैंड पास फिल्टर्स हैं डिस्क्रीट टाइम में, तो उनकी विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। एंड देन आई विल कंक्लूड दिस डिस्कशन। जो भी हमने चैप्टर 2 से गेन करना है फॉर द DSP क्लास वो हो जाएगा, एंड देन विल मूव टू चैप्टर 3 विच इज़ अबाउट Z ट्रांसफॉर्म। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पहले 15-20-30 मिनट के बाद हम Z ट्रांसफॉर्म पर स्विच करेंगे। आपका जो पहला होमवर्क है वो आज हम एंड ऑफ द डे तक हम पोस्ट करेंगे, तो मेक श्योर कि आप उसको गो थ्रू कर लें। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, तो यू डू लेट अस नो ऑन थर्सडे। टीए ने ट्यूटोरियल सेशंस करने हैं, तो उससे मुतालिक आपकी जो सजेशंस हैं या कोई ऐसी चीज़ जो कोई ऐसी टाइम स्लॉट जो बिल्कुल आप लोगों के लिए फीजेबल नहीं है, तो वो आप यहाँ कमेंट्स में मेंशन कर दें या गूगल क्लासरूम पे आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है, या ईमेल के जरिए, जैसे भी, ठीक है। लेकिन वही है कि वी वांट टू फाइनलाइज अ स्लॉट फॉर द होल सेमेस्टर, सो दैट कि आपको पता हो कि DSP के ट्यूटोरियल सेशंस हैं वो फलां दिन फलां टाइम पे होते हैं, तो वो विल काइंड ऑफ लॉक दैट टाइम स्लॉट, ठीक है। तो अभी जो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास टुडे।
ओके, मैं हाफ मिनट के लिए मैं मज़ीद वेट कर रहा हूँ। और अब इसमें एक चीज़ और है कि जो मुझे याद आ रही है कि मेक श्योर करें कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें गूगल क्लासरूम पे जाके। और कोई क्वेश्चन है तो श्योर आप पूछ सकते हैं। ओके, मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन। श्योर अगर क्वेश्चन होता तो आप लोग बताते। ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ और सी यू अगेन ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।